नमस्कार, बहुत स्वागत है। नादी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन लोधी और चले बढ़ते हैं जहां पर कांग्रेस की महासचिव कुमारी शैलजा 4 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंच चुकी हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी शैलजा 11 अप्रैल तक कई जिलों में बैठकों के साथ ही कई कार्यक्रमों में शामिल भी होंगी। और इसके साथ ही बात की जाए तो कुमारी शैलजा का इस दौरान संगठन की मजबूती पर फोकस भी होगा। बता दें कि कुमारी शैलजा अभी तक उत्तराखंड में 5 बार आ चुके हैं। मौजूदा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के समय में अभी तक 3 बार उत्तराखंड का दौरा कर चुकी हैं। इसके पहले भी 2.5 महीने पहले वह उत्तराखंड के दौरे पर थी और बात की जाए तो 2 बार उत्तराखंड का दौरा भी वह कर चुकी हैं। आखिर कितना प्रभावकारी उनका ये दौरा रहेगा? क्या गुटबाजी में बटी कांग्रेस एकजुट हो पाएगी? क्या दौरे से पार्टी को संजीवनी मिल पाएगी? आज इन्हीं सवालों का जवाब तलाशते हैं। उससे पहले देखते हैं रिपोर्ट। उत्तराखंड प्रभारी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव कुमारी शैलजा के 4 दिवसीय प्रदेश दौरे को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, किंतु बड़ा सवाल यह है क्या पार्टी में गुटबाजी व आपसी खींचतान की आंच नरम पड़ेगी? शैलजा के आने से पहले पार्टी नेताओं के बीच एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी से गुटबाजी खुलकर सामने आई है। रामनगर में 2022 में निर्दलीय चुनाव लड़े संजय नेमी को पार्टी में शामिल न करने और उसके बाद पूर्व सीएम हरीश रावत के 15 दिन के अवकाश पर जाने पर नेताओं की बयानबाजी से गुटबाजी जोरों पर है। ऐसे में कुमारी शैलजा के इस दौरे का उद्देश्य संगठन को मजबूत करना और कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद स्थापित करना है। कुमारी शैलजा का दौरा 8 अप्रैल से शुरू हो चुका है और 11 अप्रैल तक होगा। अपने दौरे में शैलजा 10 अप्रैल को कोटद्वार में जिला और महानगर कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगी। दौरे के अंतिम दिन 11 अप्रैल को मसूरी के लिए रवाना होंगी, जहां नगर कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में वो शामिल होंगी। इस दौरान वो रुद्रपुर और हल्द्वानी, इसके बाद कोटद्वार और फिर हरिद्वार और देहरादून, मसूरी, इन सभी जगहों पर जिन जिन जिलों में मतलब ये स्थान जिन जिन जिलों में पड़ते हैं, उन जिलों के सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से और वरिष्ठ नेताओं से अलग अलग बैठक करेंगी, बातचीत करेंगी, सभी लोगों से मिलेंगी और पूरे राज्य में मतलब उधम सिंह नगर से लेकर और देहरादून तक पूरे यहाँ जितनी जगह पर वो जा रही हैं उतनी जगह पार्टी के नेतागण उनसे मिलकर पार्टी की स्थिति के बारे में बातचीत करेंगे। कुमारी शैलजा के दौरे पर तंज कसते हुए उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने कहा है कि शैलजा के दौरे से कांग्रेस को लाभ होने की जगह कलह और बढ़ेगी। जोशी ने हरीश रावत की नाराजगी का जिक्र करते हुए कहा कि कुमारी शैलजा के दौरे में रावत कहीं दिखाई नहीं दे रहे। कांग्रेस को अपना घर सुधारने की जरूरत है। देखिए, ये दौरा जो माननीय प्रभारी जी का है, कांग्रेस की प्रभारी जी आ रही हैं, ये संजीवनी का काम न करके मुझे लगता है कि ये और कलह को बढ़ाएगा और बढ़ भी रहा है। आप देखिए, 2 दिन से यहाँ पर दौरे पे हैं और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत जी कहाँ पर हैं और हरीश रावत जी के आप अगर फेसबुक की जो पोस्ट देखेंगे तो वो क्या इंगित करती हैं, क्या दर्शाती हैं? प्रभारी के आने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। प्रभारी के आने से और कलह बढ़ेगी और ज्यादा नुकसान कांग्रेस पार्टी को होगा। आपको बता दें कि अवकाश पर चल रहे पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता हरीश रावत फिलहाल खामोश हैं। 10 अप्रैल को उनके 15 दिन के अवकाश की अवधि पूरी हो रही है, जबकि प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा 11 व 12 अप्रैल को देहरादून में है। हरीश रावत ने कहा कि पार्टी का कार्यकर्ता हूं और प्रभारी को उत्तराखंड दौरे पर आने के लिए गुलदस्ता देने जरूर जाऊंगा। हालांकि उन्होंने अभी अवकाश पूरा होने के बाद काम पर लौटने को लेकर पत्ते नहीं खोले हैं। ऐसे में अब सवाल यही है कि कुमारी शैलजा के दौरे से कांग्रेस को क्या लाभ होगा? कुमारी शैलजा का ये दौरा रहने वाला है और इस दौरे के बीच कितना कुछ पार्टी को मजबूती मिल सकेगी, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ रही है, आपको रूबरू करा देते हैं। बीजेपी प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी और इसके साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिमा सिंह हमारे साथ जुड़ रही हैं। वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप राणा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तीनों का बहुत स्वागत करना चाहूंगी और सबसे पहला सवाल कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिमा सिंह आपसे ही रहने वाला है। प्रतिमा जी, जिस तरह से
कुमारी शैलजा का ये दौरा रहने वाला है पार्टी को मजबूती देने के लिए, और इसके पहले भी कई बार वही दौरे पर आ चुकी हैं। इसके पहले अगर बात करें तो 2.5 महीने पहले ही वही देहरादून के दौरे पर थी, तो कितनी मजबूती इसके पहले मिली थी। और दूसरी बात ये कि पार्टी के भीतर जो गुटबाजी चल रही है, जो आपसी खींचतान चल रही है, क्या उसमें भी परिवर्तन देखने को मिलेगा इससे? प्रतिमा जी। देखिए, पहली बात तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि पार्टी में किसी भी तरीके की कोई खींचतान नहीं है गुंजन। और ये खींचतान मुझे लगता है, पता नहीं ये नैरेटिव किसने सेट करने का कार्य किया है। आपको कहाँ खींचतान नजर आ रही है? 16 फरवरी की जो रैली थी वो आप सबके समझ थी। उसके बाद भी जो है कई कार्यक्रम हुए जहां पर बड़े बड़े वरिष्ठ नेता एक साथ रहे। आपने दिल्ली की बैठकें भी देखी, कोई खींचतान नहीं है। और माननीय प्रभारी कुमारी शैलजा जी प्रदेश के दौरे पर है। कल उनका पहला दिन था, आज उनका दूसरा दिन है प्रदेश में। और 2027 के चुनाव को लेकर के मद्देनजर जो दौरा है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम चुनावी वर्ष में हैं और आने वाले चुनाव में की रणनीति क्या होगी, किस तरह से उसको उस रण को भेजने का हमें कार्य करना है। यही जो है उद्देश्य के साथ इस बार प्रभारी महोदया यहाँ पे जो है पधारी है। और आपने देखा कि पूरा शेड्यूल बना हुआ है, वरिष्ठ नेताओं से बैठकें हुई हैं। आज भी हल्द्वानी में बैठक हुई, उसके बाद जो है वो कोटद्वार के लिए निकली। कल सुबह कोटद्वार में बैठक होगी, उसके बाद वो हरिद्वार के लिए निकलेंगी, वहां भी बैठकों का दौर जारी रहेगा। उसके बाद मसूरी, फिर देहरादून में उसके 12 तारीख को NSUI का जय भीम जय हिंद जो कार्यक्रम है उसमें सम्मिलित होकर के वो जाने का कार्य है। तो बहुत सारी बातों पर चर्चा हुई है। और सदैव जब भी प्रदेश प्रभारी प्रदेश में आते हैं तो बिल्कुल मजबूती प्रदान होती है पार्टी को, और पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह होता है। और ये तो लाजमी सी बात है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि उनके आने से बहुत फायदा होता है। लेकिन ये बात मैंने स्पष्ट करी कि कोई चूक नहीं है, कोई खींचतान नहीं है। इसे नैरेटिव सेट करने का कार्य भाजपा कर रही है। इस नैरेटिव को इस बार जो है सबने नकारने का कार्य किया है। कोई व्यक्ति अगर 15 दिन के अवकाश से चला गया और वरिष्ठ नेता, बहुत ही वरिष्ठ नेता है पार्टी के, हमारे माननीय हरीश रावत जी, और उनकी पोस्ट का ही मैं जिक्र करूंगी, संज्ञान लेने का अगर कार्य करूं तो दूसरी पोस्ट में उन्होंने खुद लिखी ये बात, जब उन्होंने देखा कि उनके जो समर्थक हैं, उनके जो शुभ चिंतक हैं, इस बात को एक गलत मोड़ देने का कार्य कर रहे हैं, गलत से खुद स्पष्ट किया कि 60 साल के राजनीतिक जीवन में मेरा ये अधिकार बनता है कि मैं कम से कम 15 दिन तो अवकाश पे रह सकता हूँ। तो अवकाश में भी उन्होंने, आपने देखा कि सामाजिक जितने भी कार्यक्रम थे उसमें उन्होंने सहभागिता दिखाई, क्योंकि वो एक सक्रिय व्यक्ति है। उनका एक लंबा राजनीतिक और सामाजिक जो है करियर है, और वो रीढ़ की हड्डी मैं कहूंगी उनको कि अगर वो कांग्रेस पार्टी की है तो उनके एक अवकाश को लेकर के एक नैरेटिव सेट करना ये बिल्कुल गलत है। और 10 तारीख या 11 तारीख को उनका अवकाश खत्म होगा। उसके बाद वो आपको पूर्णतः जो है कांग्रेस पार्टी के हर कार्यक्रम में सहभागिता सक्रिय रूप से नजर आएंगे। उन्होंने खुद ये बात लिखी थी जो है 27 के चुनाव में मैं एक मजबूत पार्टी का हिस्सा बन के पार्टी के साथ खड़ा रहूंगा। तो ये नैरेटिव भाजपा सेट कर रही है, इस नैरेटिव में कोई भी जान नहीं है। और दूसरों के घर पे पत्थर मारने से पहले मुझे लगता है अपने घर के जो है शीशों की तरफ भी ध्यान दे देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। ठीक है, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं, लगातार सारी बातें सुन रहे हैं प्रतिमा जी आपकी, और मुझे लगता है कि आपके सवालों का जवाब उनके पास होगा भी। क्या कहना चाहेंगे आप मधुरा दत्त जोशी जी? देखिए, प्रतिमा जी को मैं बहुत अच्छी तरह सुन तो नहीं पाया, उनकी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि प्रभारी के आने से बहुत बड़ा अंतर पड़ने वाला नहीं है। आज 4 साल से प्रभारी हैं उत्तराखंड की, पहली बार कुमाऊं मंडल के दौरे में जा रहे। देहरादून जरूर आई है थोड़ी देर के लिए, फिर दिन भर रही और शाम को चली गई। और कल है, आप देख रहे हैं तरीके से कला बढ़ रही है, रोज नई नई बातें सामने आ रही हैं, रोज नया नया मुद्दा सामने आ रहा है। हरक सिंह जी कुछ और बोलते हैं तो वहां से कुंजवाल जी कुछ और बोल देते हैं, हरीश रावत जी कुछ और बोल देते हैं जो माननीय हरीश रावत जी के समर्थक हैं। अभी प्रदीप टमटा जी का बयान भी था, आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले महेंद्र सिंह महरा जो पूर्व
कृषि मंत्री हैं, उनका भी बयान आया कि हरीश रावत की उपेक्षा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका मतलब उपेक्षा तो हो रही हरीश रावत जी की, जब इतने 4-5 नेता लगातार इस बात को कह रहे हैं, कांग्रेस हाईकमान के सामने कह रहे हैं और सारे मीडिया में कह रहे हैं, तो इससे ये लगता है कि कलह है और जबरदस्त कलह है और अंतर्द्वंद है, वर्चस्व की लड़ाई है, अपने को स्थापित करने की लड़ाई है, अपनी मान्यता करने की लड़ाई है। आपने रंजीत रावत जी के बयान भी सुने होंगे, वो आज भी उनका बयान में एक सुन रहा था, उन्होंने कहा कि एक ही व्यक्ति को इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है, अगर नहीं आ रहे तो रहने दीजिए, क्या जरूरत है उनको बनाने की, क्या जरूरत है जाने की। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि 2017 में भी यही नेतृत्व था, 2022 में भी यही नेतृत्व करता थे, 2024 में भी थे, 2019 में भी थे। क्या स्थिति पार्टी की रही और क्यों बार बार इन्हीं को आजमाया जा रहा है, क्यों बार बार इन्हीं को दिया जा रहा है? और इन लोगों से ये पूछा जाना चाहिए क्या है। और निश्चित रूप से ये 3-4 नेता ही 2017 से लगातार नेतृत्व कर रहे हैं। श्री प्रीतम सिंह जी तो गृह मंत्री थे हरीश रावत जी के साथ 2016, 17, 13, 14, 15, 16 में लगातार रहे, उसके बाद अध्यक्ष भी रहे। 2019 और 22 में चाहे पंचायत हो, नगर निकाय हो, पार्टी बुरी तरह हारी है। तो कलह है, जबरदस्त अंतर कलह है, उसको रोकना प्रभारी के बस का नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग जहां जहां प्रभारी रहे, चाहे ये छत्तीसगढ़ प्रभारी रहे हों, वहां पत्ताधार करके आए, उत्तराखंड में प्रभारी रहे तो यहाँ कुछ दंडाधार कर दिया है, कुछ और करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। इनके गृह राज्य हरियाणा में क्या स्थिति है प्रभारी की? हरियाणा का आप देख लीजिए, अभी 4 विधायक जो इन्हीं के समर्थक हैं, उनको नोटिस जारी हुआ है, उनको निकालने की तैयारी हो रही है पार्टी से। राज्यसभा के चुनाव में किस तरीके से उन्होंने क्रॉस वोटिंग किया है, और जो लोग अपने राज्य को नहीं संभाल पाते वो क्या करें। और हरीश रावत जी तो आसाम में प्रभारी रहे, पंजाब में प्रभारी रहे, दोनों राज्यों में कांग्रेस की स्थिति क्या है? कुछ नहीं, इनको अपने वर्चस्व की लड़ाई है, अपने परिवार को आगे बढ़ाने की लड़ाई है, बाकी कुछ नहीं। इनको पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, ये व्यक्तिगत स्वार्थ की लड़ाई है और मीडिया में बने रहना भी चाहते हैं। लेकिन ठीक है, अच्छी बात कर रहे हैं। कांग्रेस जहां है वहां से भी रसातल की तरफ जाएगी, वहां से भी नीचे की तरफ जाएगी, और जो स्थिति इनकी 2017 में थी, मैं समझता हूं उससे भी बुरी स्थिति कांग्रेस की होगी। ठीक है जोशी जी, आपके सवालों का जवाब प्रतिमा जी के पास है, लेकिन प्रतिमा जी आपसे जवाब लेने से पहले हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं, कुलदीप राणा, सारी बातें सुन रहे हैं। कुलदीप जी, आपको क्या लगता है कि जब कुमारी शैलजा का ये दौरा रहता है, 4 दिवसीय दौरे पर रहे हैं, देहरादून पहुंच चुकी हैं और जिस तरह से वह बैठकें कर रही हैं, इसके पहले भी दिल्ली में बैठकें हुई और ये पहली बार ऐसा नहीं है, इसके पहले भी कई दौरे वह कर चुकी हैं, अभी 2.5 महीने पहले भी आई, मतलब लगातार कहा जाए तो 4 दौरे उनके रह चुके हैं। तो ऐसे दौरों से वह क्या पार्टी को मजबूती मिल सकेगी? क्या कार्यकर्ताओं के बीच एकजुटता हो सकेगी? वो बात सुनाई थी जो इन दोनों लोगों ने बोली है। जी कुलदीप जी, वही देखिए, एक तरफ जो बातें कही जा रही है, कांग्रेस कह रही है कि हमारे पार्टी के बीच कोई भी ऐसी नोकझोंक नहीं है, लेकिन वही लगातार बीजेपी की ओर से सारी बातें कही जा रही हैं कि नोकझोंक बनी हुई है। तो क्या लगता है आपको इस बीच क्या सही है, क्या गलत है? कुलदीप जी, दरअसल एक तो आपको अपने जो आपका चैनल है इसको ये आवाज दुरुस्त करनी पड़ेगी, आवाज गूंज रही है और ऐसा लग रहा है कि इस घाटी से आवाज दूसरी घाटी में आ रही है और रिपीटली वापस आ रही है, इसको दुरुस्त करने की जरूरत है। दूसरा, मैं ठीक करवाती हूँ। सवाल इस देश में खड़े हो रहे हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि मेरा नाम कुलदीप राणा नहीं है, मेरा नाम गजेश रावत है। नंबर 3, अभी जो ये पथरौदा जोशी और जो परिक्रमा सिंह का जो कन्वर्सेशन था, उससे एक बात निकल कर आ रही है कि जो प्रदेश प्रभारी है कांग्रेस की, उसको लेकर आपको जो सवाल है, उससे और बड़ा सवाल इस प्रदेश में यह गूंज रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी देहरादून में आने वाले हैं, तो क्या प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश प्रभारी हैं दुष्यंत कुमार गौतम, वो उस प्रोग्राम में बुलाए गए या नहीं बुलाए गए,
उनके ऊपर जो गंभीर आरोप लगे हैं, उन आरोपों का वो क्या जवाब देंगे? देंगे या नहीं दे पाएँगे? और ये इसलिए बातें आ रही है बिल्कुल। और देखिए, अब आगे इस पर मैं आपसे ये सवाल करना चाह रही हूँ कि जब इस तरह से बैठकें हो रही हैं तो क्या आपको लगता है कि क्या पार्टी के बीच मजबूती मिल सकेगी? मेरा सिर्फ यही सवाल है आपसे जी। शैलजा कुमारी के उत्तराखंड दौरे से एक बात ये निकल कर आ रही है कि जो आजकल भारतीय जनता पार्टी के विधायक है किशोर उपाध्याय, और उनसे पहले जो और विधायक रहे विजय पाल सजवान से लेके मानचंद राजकुमार और तकरीबन 22-24 ऐसे लोग जिनको टिकट दिए गए थे कांग्रेस पार्टी से, लेकिन अब भाजपा में चले गए, वो सारे के सारे वापस कांग्रेस पार्टी में जाने के लिए उतावले हो रखे हैं। और उनको ये इसलिए लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको जिस प्रकार से निचोड़ना था निचोड़ लिया है। और उसका एक बहुत ज्वलंत उदाहरण हमें तब देखने को मिला कि गिरी के जो विधायक है किशोर उपाध्याय, वो पिछले 4 साल से कह रहे हैं कि भाई वहां मेडिकल यूनिवर्सिटी बनने जा रही है। अब वो कह रहे हैं कि उनकी कोई सुन नहीं रहा है। फिर उन्होंने कहा कि डैम के ऊपर से वहां के आम नागरिकों को जाने की परमिशन दी जाए, वो भी पूरा नहीं हुआ। और अब स्थितियां ये हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से सारे के सारे लोगों को जोड़ लिया अपनी पार्टी में, अब उनको एडजस्ट नहीं कर पा रही है। और जिस प्रकार से भी मथुरा जोशी जी बता रहे थे कि भाई 2017 में कांग्रेस की क्या दुर्गत हुई, 2022 में कितनी बड़ी दुर्गत कांग्रेस पार्टी की हुई, तो हमने देखा है कि 2017 और 2022 के चुनाव में मथुरा जोशी जी कहते थे कि कांग्रेस बहुत महान है, आज वो कह रहे हैं कांग्रेस बेईमान है। तो ये इस प्रदेश की स्थिति को आप समझ सकते हैं कि इस प्रदेश में अगले 24 घंटे के बाद मथुरा जोशी जी भारतीय जनता पार्टी में रहेंगे नहीं रहेंगे, इनके वो तमाम लोग रहेंगे नहीं रहेंगे। और जो शैलजा कुमारी का दौरा है, उस दौरे के बाद भारतीय जनता पार्टी के और कितने लोग जो वहां चले गए थे समय समय पर वहां शामिल हो गए थे, उनमें से जो होड़ मची हुई की उनको वापस लेने की, अगर यही क्रम रहा तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जो अगला आपका प्राइम टाइम डिबेट होगा, हो सकता है उस प्राइम टाइम डिबेट तक ऐसे बहुत सारे प्रवक्ता, ऐसे बहुत सारे प्रत्याशी, ऐसे बहुत सारे नेता आपको दिखाई देंगे कि वो बोलेंगे नहीं जी, मोदी जी ने हम तो हमारा सुने नहीं, धामी जी ने जो कमिटमेंट की थी वो पूरी की नहीं, इसलिए हम वापस अब इसी पार्टी में जा रहे हैं। तो इस प्रदेश का जो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है वो ये है कि यहाँ पर तो कपड़े बदलने से पहले ही लोग पार्टियां बदलने जा रहे हैं। तो जिस प्रदेश की हालत ये हो गई मैडम, ये नहीं पता कि 24 घंटे पहले कौन सा आदमी किस पार्टी में और 24 घंटे बाद किस पार्टी में चले जाएगा। अभी जिस पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं, कल उसी को डिफेंड करने की बात कर देंगे। तो उस प्रदेश की स्थिति आप समझ सकते हैं कि यहाँ शैलजा कुमारी प्रभारी के रूप में आ जाए या दुष्यंत कुमार गौतम जैसे लोग आ जाए, इन लोगों के यहाँ आने से इस प्रदेश का भला होगा नहीं होगा। लेकिन इस प्रदेश की जो राजनीति है, इस प्रदेश में जो लोग विधायक बनाए गए, जो मंत्री बनाए गए, जो सांसद बनाए गए, वो निश्चित रूप से एक्सपोज होते रहे। और आने वाले वक्त में मेरा मानना है कि जो प्रधानमंत्री का दौरा है, प्रधानमंत्री के दौरे के दिन बहुत बड़ी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि इस प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच जो फाइटिंग है और जो इन दोनों दलों के बीच इन फाइटिंग है, वो किस स्तर में पहुंचने वाली है। और अगर हालात यही रहे तो निश्चित रूप से मेरा मानना है कि बीजेपी कांग्रेस से इतर लोग फिर उसी दिशा में सोचना शुरू कर देंगे कि ये लोग आया राम गया राम है, सुबह भाजपा में और शाम को कांग्रेस में, और वापस वही चले जा रहे हैं। ठीक है गजेंद्र रावत जी, ठीक है, आपकी बातें सुन ली है। मथुरा जोशी जी ने आपकी बातें सुन ली है। प्रतिमा जी लगातार कुछ कहना चाह रही हैं, पहले उनकी बात सुन लेते हैं। जी प्रतिमा जी। देखिए, भाजपा के प्रवक्ता ने अभी बहुत सारे सवाल कांग्रेस पार्टी पे उठाए, हमारे प्रभारी पे उठाए कि जिस प्रदेश में रहे वो हरियाणा की बात उन्होंने कर दी, छत्तीसगढ़ की बात कर दी। कम से कम हमें इस बात की संतुष्टि है कि हमारी प्रभारी सर ऊंचा करके इस देवभूमि में पधारने का कार्य कर सकती है। उन्होंने इस देवभूमि की साख को कभी गिराने का कार्य नहीं किया। जनता भी उनके समर्थन में, आपने देखा जब हमारी रैली थी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, तो उनके साथ जो है कितने लोग, कितने हमारे समर्थक उनके साथ
साथ एक फोटो खिंचवाने तक के लिए ललायत थे, उसमें आम जनमानस भी था। भारतीय जनता पार्टी अपने प्रभारी की तरफ एक बार नजरें उठा के देख ले कि आप ऐसे मैं कहूंगी दुराचारी व्यक्ति का आप सम्मान कर सकते हैं देवभूमि में, बड़े शर्म की बात है। लेकिन एक बार अगर दुष्यंत गौतम इस प्रदेश की जनता के समक्ष आ जाए, आप लेके उन्हें आ जाए, उसके बाद जनता उनका क्या हाल करेगी ये आपको भी पता है और हमें भी पता है। तो आप उंगलियां उठाने से पहले कम से कम ये सोचें कि दुष्यंत गौतम का नाम कांग्रेस पार्टी ने नहीं लिया वीआईपी के रूप में, आपकी पूर्व विधायक की धर्म पत्नी ने उनका नाम जो है वीआईपी के नाम के रूप में लिया है। अंकिता भंडारी हत्याकांड में जिस तरीके से वीआईपी का नाम शुरू से ही सामने आ रहा था, कौन है और कई बार कई नाम आए इनके संगठन से जुड़े हुए एक व्यक्ति के, और एक व्यक्ति का और नाम आया था, और आप सबको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यही वजह है कि गजेंद्र रावत जी की बात से मैं पूर्णतः सहमत हूं कि जवाब दे भाजपा के प्रवक्ता कि क्यों सूचना तो यही मिल रही है कि दुष्यंत गौतम को नहीं बुलाया जा रहा है। तो क्या ये सत्य है? अगर ये सत्य है तो मुझे लगता है आपके प्रभारी ने तो भाजपा की दुर्गति और 2027 का जो परिणाम है वो अभी से जनता के समक्ष रखने का कार्य कर दिया है। तो इस तरीके की बातें है कि कहाँ इन्होंने टूट कर दी, कहाँ इन्होंने बांट दिया, उससे पहले आप ये देखिए कि किस व्यक्ति ने देवभूमि की महिलाओं की गरिमा के साथ खिलवाड़ करने का कार्य किया, जिसकी वजह से एक 19 साल की बच्ची की हत्या हो जाती है, जो कितने सपने लेके पहाड़ से ऋषिकेश आई थी। और सीबीआई जांच की बात क्योंकि होगी और प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, बड़े शर्म की बात है। प्रधानमंत्री जी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, एक बार उनके मुंह से बेटी पढ़ाओ भी निकल गया था, सबको लगा कि शायद गलती से निकल गया हो, लेकिन एपस्टीन फाइल में जब उनका नाम आ रहा है तो लग रहा है कि गलती से नहीं, सही में निकला होगा। आज तक उन्होंने अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर के एक शब्द नहीं बोला। वो कितनी बार आ चुके हैं, और अब चुनावी वर्ष है, अब हर चौथे दिन आपको पता चलेगा कि कल का ऐतिहासिक दिन होने वाला है क्योंकि प्रधानमंत्री जी यहाँ पे आने वाले हैं। तो पूछना चाहती हूँ कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री से कि वीआईपी जिसका नाम उजागर हो रहा है, एक बच्ची की हत्या के जिसको जिसने वीआईपी को सर्विस देने से मना कर दिया, वो उस वीआईपी के खिलाफ वो क्या कार्रवाई करेंगे? इस प्रदेश को क्या सौगात दे करके जाएंगे, या इस बार भी सिर्फ जुमलों की बरसात करेंगे? क्योंकि अभी आपने देखा बजट सत्र था, आपने ना ग्रीन बोनस दिया, ग्रीन सेस के नाम पे कुछ दिया, 5700 करोड़ आपदा में आपके मुख्यमंत्री ने मांगे, दिए आपने ऊंट के मुंह में जीरा, आपकी खुद की टिप्पणी जिसने असेसमेंट जो किया आपने उससे भी कम देने का कार्य किया। यही भाजपा के प्रवक्ता जो कई बैठते थे उन्होंने कहा जी ये तो पहली किस्त है जो प्रधानमंत्री ने दी है इस प्रदेश की जनता को राहत कार्य के लिए। कल हमारे विधायक लखपत सिंह बिटोला जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बद्रीनाथ की हालात बताए और वीडियो तक जारी किया, दिखाया कि क्या है चार धाम की में किस तरीके से बद्रीनाथ धाम में अव्यवस्थाएं जो है फैली हुई हैं। आप नदियों का जो क्षेत्र है उसको कम करने का 10 सेकंड उनके पास जवाब होगा ही। बिल्कुल, मैं वापस आपके पास लौटूंगी। मथुरा सिंह जी, आप सारी बातें सुन रहे हैं। मथुरा जोशी जी, क्या कहना चाहेंगे आप? क्षेत्रों में इस तरीके का कार्य कर रहे हैं जोशी जी। जी प्रतिमा सिंह जी ने बहुत सारे सवाल किए हैं, उनका जवाब आपके पास है? देखिए, प्रतिभा सिंह जी के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। सवाल हम डिबेट कर रहे हैं, कांग्रेस की प्रभारी उत्तराखंड के दौरे में उस पर डिबेट कर रहे हैं, और जब जिसका नाम वो ले लिए उसमें डिबेट करेंगे तो उसमें निश्चित रूप से जवाब देंगे। समय आने पर उसका भी जवाब दिया जाएगा, और समय आने पर उसका जवाब दिया भी है। लेकिन सवाल अभी जिस मुद्दे पर डिबेट हो रही है उस डिबेट को भटकाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं ये लोग? इनको उस बात पे बताना चाहिए ना, जो कांग्रेस की प्रभारी के ऊपर हम डिस्कशन करने बैठे हैं, डिबेट करने बैठे हैं, कि या हम किसी और पे डिबेट करने के लिए बैठे हैं। सवाल तो ये बड़ा सवाल है, क्योंकि मुझे लगता है कि आजकल गजेंद्र भाई भी भाजपा के प्रवक्ता हो गए हैं, मुझे लगता है। अरे जोशी जी, अपनी हैसियत पर बात कीजिए, बात कीजिए। ये भाजपा में गजेंद्र भाई सुन लो पहले। अरे सुन लीजिए ना, इतने उतावले क्यों हो रहे हो? इतने उतावले मत होइए भाई। ठीक है गजेंद्र रावत जी, सवाल जो उनसे पूछा गया है प्रतिमा जी द्वारा, उसका जवाब ले लेते हैं। जाएगा जोशी जी, कांग्रेस के दफ्तर में तलबे चाटना, भाजपा के दफ्तर में तलबे चाटना हमारे भाग्य में नहीं लिखा हुआ है।
ये आपके नहीं, कर्मों में लिखा है, देखिए, और उसको स्वीकार कीजिए। आप देखिए, अगर हमें चलिए ठीक है, भाजपा का प्रवक्ता समय कहेंगे, कंप्लीट हो चुका है, आप- समय पूरा हो चुका है। आप तीनों का इस खास चर्चा के लिए बहुत धन्यवाद बयान देना चाहूंगी। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े थे गजेंद्र रावत और उसके साथ ही बीजेपी और कांग्रेस प्रवक्ता, आप तीनों का बहुत शुक्रिया अदा। और शैलजा का ये दौरा कितना महत्वपूर्ण होता है ये आगे देखा जाएगा, किस तरह से पार्टी को मजबूती मिलेगी, कार्यकर्ताओं के बीच एकजुटता देखी जाएगी, आगे समय ही बताएगा। आगामी विधानसभा चुनाव जो होने वाला है उसके बाद ही ये नतीजा तय करेगा कि ये दौरा कितना महत्वपूर्ण था। खैर, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए आदि टीवी पर। नमस्कार।